अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे से मुतालिक क्या साराइयों और हकाइक को जानने की कोशिश करेंगे। तुर्की की यूरोफाइटर टाइफून से मुतालिक बड़ी डील और वेपन्स पैकेज को भी डिस्कस किया जाएगा। चीन के J-36 का दूसरा प्रोटोटाइप, यूक्रेन की रफाल तैयारे में दिलचस्पी समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेस गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर उस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे से मुतालिक क्या साराइयाँ सामने आईं जब पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में हरनाई के करीब कुछ क्लाउड फॉर्मेशन को देखा गया और इसके बारे में कहा गया कि ये वो मसनूई क्लाउड फॉर्मेशन है जो आमतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे के बाद बनती है। इससे पहले हालिया कुछ अरसे में इस किस्म के मसनूई क्लाउड फॉर्मेशन चीन में भी मुख्तलिफ मिसाइल तजर्बों के दौरान स्पॉट किए जा चुके हैं, जो चीन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बों के बाद सामने आए थे। ताहम इसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने एक लिहाज से इस किस्म की स्पेकुलेशन की तरदीद कर दी और कहा कि ये लेंटेकुलर क्लाउड फॉर्मेशन थी जो आमतौर पर कुदरती तौर पर मौसमियाती तब्दीली के वक्त सामने आती है। और यूं इस खबर पर नई बहस का आगाज हो गया। उसने कहा कि ये पाकिस्तान का हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा ही था, क्योंकि पाकिस्तान इस रोज के लिए नोटम भी जारी कर चुका था, जबकि कुछ महकमा मौसमियात के दावे को ही सेकंड करते नजर आए। लिहाजा हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट और लेंटेकुलर क्लाउड फॉर्मेशन में क्या फर्क है। इसके बाद हम पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे पर अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया जाता है तो इसके बाद आसमान में बनने वाले बादल आम बादलों जैसे नहीं होते। ये बादल दरअसल मिसाइल की जबरदस्त रफ्तार और गर्मी की वजह से बनते हैं। जब मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा यानी माक 5 से ऊपर परवाज करता है तो इसकी रफ्तार से हवा इतनी ज्यादा दबाव में आ जाती है कि वो प्लाज्मा में बदलने लगती है। इसी दौरान कुछ हिस्सों में हवा का दबाव अचानक कम हो जाता है, जिससे नमी फौरन जमा होकर बादल जैसी शक्ल अख्तियार कर लेती है। यही वजह है कि आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद आसमान में अजीब से घूमते, फैलते या रंग बदलते बादल दिखाई देते हैं। इनमें कभी कभी चमकदार रोशनी, दायरा नुमा लकीरें या धुआं जैसा बादल भी शामिल होता है, जो दरअसल मिसाइल के ईंधन और हवा के दबाव के फर्क से पैदा होते हैं। आमतौर पर मिसाइल चूंकि कई हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं तो इनके अलग होने के वक्त बनने वाली गैस भी गोल या स्पाइरल नुमा बादल बनाती है। ये बादल चंद मिनटों में गायब हो जाते हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर या जमीनी मुशाहिदे में फौरन पहचाने जा सकते हैं। अब अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे के बाद मसनूई तौर पर पैदा होने वाले बादलों का मुवाजना पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से डिक्लेयर किए जाने वाले लेंटेकुलर क्लाउड फॉर्मेशन से करें तो दोनों ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेंटेकुलर बादल दरअसल कुदरती तौर पर बनते हैं जब हवा पहाड़ों या किसी रुकावट से टकराकर ऊपर उठती है, तो इस दौरान हवा ठंडी होकर नमी जमा करती है और एक अदसे या प्लेट जैसी शक्ल अख्तियार कर लेती है। ये बादल एक ही जगह साकिन रहते हैं और घंटों तक कायम रह सकते हैं। इसके बरक्स अगर हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद बनने वाले बादलों की बात करें तो ये न सिर्फ मसनूई होते हैं बल्कि इंतहाई तेज रफ्तार और आरजी भी होते हैं। ये बादल आसमान में एक मखसूस रास्ते पर हरकत करते हैं और चंद लम्हों में बिखर जाते हैं। यानी हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर बादल आसमान में एक जगह ठहरे रहे और हमवार और गोल शक्ल में हो तो वो कुदरती लेंटेकुलर बादल होंगे। लेकिन अगर बादल तेजी से हरकत कर रहे हो, फैल रहे हो या दायरा बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, खास तौर पर किसी मिसाइल टेस्ट एरिया या उसके आसपास, तो ये तकरीबन यकीनी तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बाद बनने वाली इन्वायरमेंटल चेंज हो सकती है। भारत ने गुज़श्ता बरस नवंबर में ही अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का पहला तजर्बा करने का दावा किया था। भारत की जानिब से इस मिसाइल के टेस्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट की रेस में एक लिहाज से अलल ऐलान शमूलियत ने पाकिस्तान को भी इस किस्म की कैपेबिलिटी हासिल करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में इस बात के कई इम्कानात हैं कि पाकिस्तान भी अपने दिफा की गर्ज से यकीनी तौर पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल या इस किस्म की कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए कोशिश है। जहां तक हालिया तजर्बे की बात है तो इस बारे में अभी तक वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये मौसमियाती तब्दीली का नतीजा था या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल के नतीजे में मसनूई तौर पर बनने वाले बादल थे। ताहम बज़ाहिर तस्वीर को मद्देनजर
रखते हुए और दीगर कुछ सोर्सेस से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात किसी हद तक हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे की जानिब ही रिपोर्ट्स की तस्दीक और निशानदेही करती है। गो के बहुत से लोग इस वक्त सरकारी सतह पर इस खबर की तस्दीक या तरदीद का इंतजार कर रहे हैं। ताहम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नियर फ्यूचर में पाकिस्तान की जानिब से अगर इस किस्म का कोई मिसाइल तजर्बा किया भी गया है तो उसकी आने वाले अरसे में तरदीद या तस्दीक सरकारी सतह पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, नामवर जरीदे रॉयटर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि तुर्किया की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून के साथ नंबर ऑफ वेपन्स पैकेज भी शामिल हैं। रॉयटर्स से बातचीत करते हुए एक ऐसे ऑफिशियल ने इस बात की तस्दीक की है जो इस तमाम तर डील से मुतालिक आगाह है। उन्होंने कहा है कि 10.7 अरब डॉलर की लागत से तुर्किया की जानिब से 20 यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन सिर्फ तैयारों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके साथ कम्प्रीहेंसिव वेपन पैकेज भी शामिल है, जिसमें MBDA के तैयार करदा एयर टू एयर मिसाइल और ब्रिमस्टोन ग्राउंड अटैक मिसाइल काबिल जिक्र है। ख्याल रहे कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन के साथ न सिर्फ मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हासिल किए जा रहे हैं, बल्कि ब्रिटिश साख्ता ब्रिमस्टोन एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइल और SRAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी बरतानिया से इस वेपन्स पैकेज में हासिल किए जाएंगे। इधर रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया, कतर और ओमान के साथ भी यूरो फाइटर टाइफून के हसूल से मुतालिक बातचीत कर चुका है और तुर्किया के बारे में इनकरार है कि वो तकरीबन 24 फाइटर जेट बिल तरतीब 12 की तादाद में कतर और ओमान से भी हासिल करेगा। कतर इस वक्त 24 यूरो फाइटर टाइफून इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो 12 एडिशनल एयरक्राफ्ट अब से कुछ अर्सा पहले ही ऑर्डर कर चुका है। एन मुमकिन है कि तुर्किया की जानिब से कतर के निस्बतन कम इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ यूरो फाइटर टाइफून बहुत जल्द हासिल कर लिए जाए। इधर तुर्किया के मीडिया सोर्सेज का दावा है कि तुर्किया को कतर की जानिब से इन तैयारों की डिलीवरी अगले साल के अवाइल में मुतवक्के है। ताहम बरतानिया की जानिब से नए यूरो फाइटर टाइफून जो मुमकिन तौर पर ट्रांच 5 स्टैंडर्ड के होंगे, इनकी डिलीवरीज का आगाज 2030 में होगा, जबकि बरतानिया और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाली इस डील में मजीद फाइटर एयरक्राफ्ट की भी एक्विजिशन की ऑप्शन रखी गई है। फ्रेंड्स, यूक्रेनियन सदर ने अपने हालिया स्टेटमेंट में कहा है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से उनके मुल्क को तकरीबन 250 नए फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट दरपेश है। ख्याल रहे कि यूक्रेन के बारे में हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि वो स्वीडिश साख्ता साब के ग्रिपन ई फाइटर एयरक्राफ्ट 100 से जायद की तादाद में एक्वायर कर सकता है और इस बारे में इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाबी से पहले ही दोनों मालिक के दरमियान हो चुके हैं। दूसरी जानब यूक्रेन के बारे में इतलात है कि वो पैरेलल फ्रेंच कंपनी डसू एविएशन के साथ भी फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर जेट की एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत कर रहा है। डसू एविएशन की जानिब से हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि वो यूक्रेनी एयरफोर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट रफाल फाइटर जेट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। एन मुमकिन है कि यूक्रेन की जानिब से नियर फ्यूचर में सिंगल इंजन ग्रिपन ई फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्विन इंजन और निस्बतन हैवियर क्लास के रफाल फाइटर जेट को अक्वायर किया जाए। यूक्रेन की एयरफोर्स गुज़श्ता कई दहाइयों से पुराने सोवियत साख्ता तैयारों को इस्तेमाल करती आ रही है, जबकि हालिया जंग के दौरान ही उसे यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से अमरीकी साख्ता F-16 फराहम किए गए हैं। ताहम ये तैयारे ज्यादातर पुराने ब्लॉक्स के और इस्तेमाल शुदा हैं और इनको मौजूदा दौर के जंगी तनाजुर में इस्तेमाल करने के हवाले से कई तरह की कैपेबिलिटीज की चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में यूक्रेन अब अपनी एयरफोर्स को फ्यूचर के किसी भी कन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर और मॉडर्नाइज करने की गर्ज से नए सिरे से हाईली एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने की कोशिशों में है। चीन की CAC की जानिब से अंडर डेवलपमेंट J-36 नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का दूसरा प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाले विजुअल्स के मुताबिक J-36 के दूसरे प्रोटोटाइप को टेस्ट फ्लाइट से गुजरते हुए देखा गया है, जबकि माहिरीन की जानिब से दूसरे प्रोटोटाइप में चंद मेजर चेंजेस को भी ऑब्जर्व किया गया है। J-36 के इस दूसरे प्रोटोटाइप में जहां इंजन के एयर इनटेक को मॉडिफाई किए गए हैं, वहीं इस 3 इंजन एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल्स और लैंडिंग गियर के स्ट्रक्चर को भी गुज़श्ता के पहले प्रोटोटाइप से काफी हद तक तब्दील किया गया है। ख्याल रहे कि चीन पैरेलल J-36 नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ J-50 को भी तैयार कर रहा है। J-50 में पहले ही 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन नोजल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तुर्की के मकामी सतह पर ही तैयार किए जाने वाले आल्टे मेन बैटल टैंक के बिलाखिर पहले सीरियल प्रोड्यूस यूनिट को टर्किश आर्मी के हवाले कर दिया गया है। 2 रोज पहले मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के दौरान तुर्की के इस मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले पहले मेन बैटल टैंक को गुज़श्ता कई दिहाइयों के बाद टर्किश आर्मी के लिए एक नए मेन बैटल टैंक की सूरत में टर्किश आर्मी के ऑफिशियल्स के हवाले किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की आल्टे मेन बैटल टैंक की T1 कॉन्फ़िगरेशन के तहत टोटल 3 यूनिट्स इस साल, जबकि 11 यूनिट्स अगले साल और 41 यूनिट्स 2027 जबकि 30 यूनिट्स 2028 में डिलीवर करने का मंसूबा रखता है। इसी तरह से तुर्क मीडिया सोर्सेस का कहना है कि टोटल 165 टैंक्स 2028 के बाद से T2 कॉन्फ़िगरेशन के तहत टर्किश आर्मी के हवाले किए जाएंगे। तुर्की के इस मेन बैटल टैंक में जहां BMC, एसएलसान, रॉकेटसान और TVTech सेज कोलैबोरेट कर रही हैं, वहीं इस टैंक में एसएलसान के तैयार करदा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और दीगर सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।